सब चीज करवाएंगे, पढ़िए न हो भाई महाराज। ठीक है, हम लोग मुगल काल पढ़ रहे थे। मुगल काल, मुगल वंश के अंतर्गत हम लोगों ने बाबर को देखा, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां का उत्तराधिकारी उसका पुत्र औरंगजेब बना था। तो आज हम लोग औरंगजेब के विषय में जानेंगे, क्योंकि शाहजहां तक तो हम लोग देख लिए हैं। शाहजहां के बाद जो अगले मुगल बादशाह है वे आपको औरंगजेब है। तो औरंगजेब के विषय में हम लोग देखेंगे। ठीक है, औरंगजेब के विषय में देखेंगे। तो जो औरंगजेब है, इनका जो शासनकाल है 1658 से 1707, 1658 से 1707 जो है यह औरंगजेब का शासनकाल है। तो आज के सेशन में औरंगजेब को ही हमें देखना है, और फिर जब औरंगजेब को हम लोग देख लेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। मुगल बादशाहों में जो औरंगजेब है, औरंगजेब को इतिहास में कई नामों से जाना जाता है। औरंगजेब को इतिहास में उनके चारित्रिक गुणों के कारण जिंदा पीर कहा जाता है, उन्हें आलमगीर कहा जाता है। तो औरंगजेब को इतिहास में आलमगीर, और आलमगीर के बाद जो है इन्हें इतिहास में जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर, जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। और जो मुमताज महल है, मुमताज महल का मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। और मुमताज महल नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी। नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी आपको अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम एक मुस्लिम महिला थी, अर्थात इनकी जो माता थी वह मुस्लिम थी। तो जो शुरुआती दौर के मुगल काल के 6 प्रमुख बादशाह हैं, उन 6 प्रमुख बादशाहों में 2 मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनकी माता राजपूत स्त्री रही है, जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां। उसके अलावा हर शासक की माता मुस्लिम ही रही है। तो औरंगजेब भी मुस्लिम माता पिता के संतान थे। औरंगजेब पूर्णतः मुस्लिम माता पिता के संतान थे। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था, और इनका जो अधिकतर समय है, इनका अधिकतर समय नूरजहां के पास गुजरा था, नूरजहां के पास गुजरा था। और नूरजहां के प्रभाव के कारण ही औरंगजेब थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति का हो गया था, रूढ़िवादी प्रवृत्ति का हो गया था। इस्लाम के पुरानी पुरानी चीजों को माना करता था, इस्लाम धर्म के पुरानी बातों को, पुरानी प्रथाओं को कठोरता से मानता था। कहा जाता है संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है, मतलब आप जैसा संगति में रहते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। तो नूरजहां के पास औरंगजेब ने अपने जीवन का लंबा समय गुजारा था, जिसका प्रभाव औरंगजेब जब बादशाह बने तो बादशाह बनने के बाद औरंगजेब के चरित्र के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां के शासनकाल के दौरान दक्कन के सूबेदार हुआ करते थे। दक्कन यानी दक्षिण भारत, दक्कन का सूबेदार हुआ करता था। तो औरंगजेब बादशाह बनने से पहले जो है दक्कन का सूबेदार था। औरंगजेब बादशाह बनने से पहले जो है आपको कहां का सूबेदार था? दक्कन, दक्कन का सूबेदार था, दक्कन का सूबेदार था। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां के जीवित रहते ही अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा। और अपने भाइयों के साथ जो उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा है उसमें आपको याद होगा कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया है, कौन से युद्ध का क्रम क्या है। ठीक है, ये बात तो आपको याद होना चाहिए। क्या जी, खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ, औरंगजेब अपने पिता शाहजहां के जीवित रहते ही अपने भाइयों के बीच जो उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा था, उस उत्तराधिकारी युद्ध का क्रम क्या है? सबसे पहले कौन युद्ध हुआ था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? बहादुरगढ़, उसके बाद धर्मठ, उसके बाद सामूगढ़, उसके बाद खाजबा का युद्ध, उसके बाद देवराय का युद्ध। पढ़ते ना जी घर पे, जिंदा गाड़ देंगे हम, समझ गए? बैठ जाइए। चलिए, औरंगजेब ने जो उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा, उस उत्तराधिकारी के युद्ध में अंतिम तौर पर जीत औरंगजेब की हुई। औरंगजेब एक पहली बार अपना राज्याभिषेक सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के बाद किया, और दूसरी बार अपना राज्याभिषेक देवराय के युद्ध को जीतने के बाद किया। मतलब औरंगजेब एक ऐसे बादशाह हैं जो 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब एक ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया, जिन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया, 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के ऊपर उनके पिता का भी प्रभाव था। पिता का क्या प्रभाव था, कैसे प्रभाव था? तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब का निकाह यानी विवाह, शादी, औरंगजेब का विवाह जो है फारस राजघराने के शाहनवाज की पुत्री दिलरासो बानो बेगम के साथ हुआ था। औरंगजेब का निकाह 1637 ईस्वी में फारस राजघराने के अंतर्गत शाहनवाज की पुत्री दिलरासो बानो बेगम, दिलरासो बानो बेगम, दिलरासो बानो बेगम के साथ हुआ था। और जो दिलरासो बानो बेगम है, इन्हें इतिहास में राबिया बीबी, इन्हें इतिहास में राबिया बीबी, राबिया बीबी भी कहा जाता है। जैसे शाहजहां को अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल से काफी ज्यादा लगाव था, उसी प्रकार से औरंगजेब को अपनी पत्नी दिलरासो बानो बेगम यानी राबिया बीबी के साथ काफी लगाव था। और ध्यान रहे कि इन दोनों में हम देखते हैं कि विद्यार्थी कंफ्यूजन में आ जाता है कौन किसकी बीबी थी, समझ गए? अर्जुमंद बानो बेगम और दिलरासो बानो बेगम। तो अर्जुमंद तो शाहजहां और दिलरासो औरंगजेब। अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो अभी तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन यही चीज जो है 15-20 दिन 1 माह के बाद आपको कंफ्यूजन होगा। हम क्वेश्चन देंगे तो आप गलती मार करके आइएगा, इतना पूरा विश्वास हमको आप पे है, समझ गए? ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं है, एकदम पूरा विश्वास है। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। और यही कारण है कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है।
देखिए प्रश्न जो है ना हमेशा बोर्ड वहां से उठाता है जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन का मामला है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूजन का मामला है, वहां से जो है आपको बोर्ड क्वेश्चन उठाता है। क्लियर है? तो ये चीज है, तो ध्यान से आप याद रखिएगा। अब जैसे कि आप शाहजहां को याद कीजिए, शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल के याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। तो उसी प्रकार से औरंगजेब ने भी अपनी प्रिय पत्नी दिल्लासो बानो बेगम के स्मरण में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मकबरा का निर्माण करवाया, जिसे इतिहास में बीबी का मकबरा, रबिया उद्दौरानी का मकबरा, दक्कनी ताज या ताजमहल का फूहर या नकल कहा जाता है। ताजमहल का फूहर या नकल कहा जाता है। और यह जो बीबी का मकबरा या रबिया उद्दौरानी का मकबरा या दक्कनी ताज है, इसमें भी ताजमहल की भांति संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ताजमहल की भांति संगमरमर का प्रयोग किया गया था। और आपको याद हो कि जो ताजमहल है उसकी रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार की थी, जबकि मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी, और उस्ताद अहमद लाहौरी का पुत्र था अताउल्लाह। उस्ताद अहमद लाहौरी का पुत्र अताउल्लाह था, और अताउल्लाह ही बीबी के मकबरा का वास्तुकार था। बीबी के मकबरा का वास्तुकार था। तो जो बीबी के मकबरा का वास्तुकार है वह उस्ताद अहमद लाहौरी के पुत्र अताउल्लाह है। समझ, अताउल्लाह है, इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए, पिता अपने बीबी के स्मरण में बड़ा मकबरा बनवा रहा है, पुत्र भी कह रहा है कि हम भी पीछे नहीं रहेंगे आपसे, हम भी अपने बीबी के स्मरण में बनाएंगे, और बनाया। और ध्यान दे, शाहजहां ने तो अपने जीवन का अधिकतर समय उत्तर भारत में गुजारा, तो उन्होंने अपनी पत्नी के याद में उत्तर भारत में मकबरा बनाया। वहीं औरंगजेब को जब आप पढ़ेंगे तो औरंगजेब अपने जीवन का अधिकतर समय दक्षिण भारत में गुजारा। औरंगजेब अपने जीवन का अधिकतर समय दक्षिण भारत में गुजारा, और दक्षिण भारत में ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उन्होंने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया। बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया। समझ गए? मतलब आप देख सकते हैं कि औरंगजेब स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अपना हाथ बटा रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि अपवाद स्वरूप ही औरंगजेब ने स्थापत्य कला, संगीत या अन्य चीजों में अपना हाथ बटाया। इन चीजों से औरंगजेब का बहुत ज्यादा वास्ता नहीं था। जैसे कि किताब कॉपी से आपका बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता है, मोबाइल से ज्यादा वास्ता होता है, उसी प्रकार से औरंगजेब को भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने से ज्यादा वास्ता था, जैसे आपको मोबाइल से ज्यादा वास्ता है। और औरंगजेब को कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, जैसे कि आपको किताब के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। यह बात है। लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब ने बीबी के मकबरा के अलावा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। और ध्यान रहे, औरंगजेब का स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो ये योगदान है, ये योगदान आपसे पूछा जाता है, क्योंकि सामान्य तौर पर विद्यार्थी के दिमाग में यह रहता है कि औरंगजेब का तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान है ही नहीं, तो इसलिए विद्यार्थी इग्नोर करता है इन चीजों को, और विद्यार्थी जब इन चीजों को इग्नोर करता है तो परीक्षा उसी चीज को पूछ देता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, और नोट में औरंगजेब से संबंधित स्थापत्य कला का जिक्र नहीं है। तो अब हम तो आपको बोले हुए हैं, मेरे सब्जेक्ट में एक कॉपी रखिए, कहां पे हम क्या लिखाएंगे वो हमको भी नहीं पता है। जहां पे जरूरत होता है तुरंत कॉपी निकाल के अपना लिखना प्रारंभ कर दीजिए। आप नीचे से हेडिंग मारिएगा, स्थापत्य कला के क्षेत्र में औरंगजेब की देन। ये बात नोट में नहीं है, तो जो बात नोट में नहीं है उसको नोट डाउन करना आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। नीचे से लिखिएगा, स्थापत्य कला में औरंगजेब की देन, स्थापत्य कला में औरंगजेब की देन, स्थापत्य कला में औरंगजेब की देन। स्थापत्य कला में औरंगजेब की देन, औरंगजेब की देन, स्थापत्य कला में औरंगजेब की देन, स्थापत्य कला में औरंगजेब की देन, स्थापत्य कला में औरंगजेब की देन। लिखिएगा डैश देकर। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद कोमा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद कोमा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया,
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। बीबी का मकबरा बनवाया, फुल स्टॉप। बीबी का मकबरा बनवाया। बीबी का मकबरा बनवाया। बीबी का मकबरा बनवाया। चलिए अब नीचे से हेडिंग मारिएगा, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। डैश देकर इसे डक्कनी ताज, डक्कनी ताज कोमा, इसे डक्कनी ताज, डक्कनी ताज कोमा, कोमा रबिया उद्दौरानी का मकबरा, रबिया उद्दौरानी का मकबरा, रबिया उद्दौरानी का मकबरा कोमा, कोमा ताजमहल का फूहर या नकल, 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 फूहर या नकल इत्यादि नाम से पुकारा जाता है, 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 फुल स्टॉप। इत्यादि नाम से पुकारा जाता है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इसमें भी संगमरमर का प्रयोग हुआ था, इसमें भी संगमरमर का प्रयोग हुआ था। इसका वास्तुकार, इसका वास्तुकार अताउल्लाह था, इसका वास्तुकार अताउल्लाह था। इसका वास्तुकार अताउल्लाह था, इसका यहां पे लिखा हुआ है अताउल्लाह, इसका वास्तुकार अताउल्लाह था, इसका वास्तुकार अताउल्लाह था, अताउल्लाह था, अताउल्लाह था, फुल स्टॉप, अताउल्लाह था, फुल स्टॉप। चलिए अब आगे आते हैं, अब आगे ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप याद कीजिए अकबर को, अकबर को जब आप याद करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो मुगल बादशाह अकबर था उन्होंने ही लगभग पूरे उत्तर भारत को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर जो एक्का दुक्का क्षेत्र जैसे मेवाड़, कांगड़ा को जीतकर नहीं मिला पाया था, उसे तो जहांगीर ने जीतकर मिला लिया। और जहांगीर का भी पूरे उत्तर भारत में शासन रहा, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी। जहांगीर के बाद शाहजहां का भी पूरे उत्तर भारत और फिर दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र में भी। और शाहजहां के बाद औरंगजेब, शाहजहां के बाद औरंगजेब। जो मुगल बादशाह औरंगजेब है, औरंगजेब को दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा लगाव था। दक्षिण भारत में उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय गुजारा। तो अब आप जहां पर ज्यादातर समय गुजार रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको उस जगह से लगाव हो जाएगा। तो औरंगजेब बादशाह बनने से पहले भी दक्कन के सूबेदार थे, दक्षिण भारत के सूबेदार थे, दक्षिण भारत में रहते थे। तो मतलब उनका लगाव दक्कन भारत से यानी दक्षिण भारत से ज्यादा था। बादशाह बनने के बाद भी उन्होंने, बादशाह बनने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय दक्षिण भारत में ही गुजारा, दक्षिण भारत में ही गुजारा, दक्षिण भारत में ही गुजारा। और दक्षिण भारत का अभियान औरंगजेब सबसे पहले अपने योग्य सेनापति के नेतृत्व में किया, लेकिन उनके सेनापति दक्कनी क्षेत्र को
जीत नहीं पा रहे थे, दक्कनी क्षेत्र को या दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीत नहीं पा रहे थे, जिस वजह से औरंगजेब को लास्ट में जाकर स्वयं दक्षिण भारत का अभियान करना पड़ा था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत का अभियान स्वयं किया। और हम आपको यहां पर बताते चले कि कृष्णा नदी, समझ गए, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी मुगल साम्राज्य का विस्तार अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय तक गोदावरी नदी तक ही रहा था। शाहजहां के समय तक की भी हम बात कर रहे हैं, गोदावरी नदी तक ही रहा था, गोदावरी नदी तक। अकबर गोदावरी नदी तक आ गया था, अकबर के बाद जहांगीर भी गोदावरी नदी तक ही रुका, शाहजहां भी गोदावरी नदी तक ही रुका। लेकिन औरंगजेब ने दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार किया और मुगल साम्राज्य का विस्तार औरंगजेब ने कृष्णा नदी तक किया, कृष्णा नदी तक किया। आज तक यह क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन कंपटीशन है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर जैसे कि हमने आपको उत्तराधिकारी युद्ध के क्रम के विषय में बताया था कि उत्तराधिकारी युद्ध के क्रम को आपको याद रखना है, वैसे ही हम आपको यहां पर इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि औरंगजेब ने जो दक्षिण भारत का अभियान अपने अलग अलग सेनापति के दिशा निर्देशन में किया, उसका क्रम आपसे पूछा जाता है। तो औरंगजेब ने सबसे पहले दक्षिण भारत का अभियान शाइस्ता खां के नेतृत्व में किया। दक्षिण भारत का अभियान शाइस्ता खां के नेतृत्व में किया। शाइस्ता खां को हार मिली, तब जाकर जयसिंह के नेतृत्व में किया, जयसिंह के नेतृत्व में किया। और जब जयसिंह ने मराठा छत्रपति शिवाजी के साथ संधि की 1665 में, पुरंदर की संधि, और उस पुरंदर की संधि में कुछ प्रावधान किए गए थे कि मराठा मुगलों का मदद करेंगे, लेकिन शिवाजी पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए गोलकुंडा और बीजापुर का मदद करने लगा। मतलब जयसिंह ने जो पुरंदर की संधि की थी मराठों के साथ, उसका उल्लंघन शिवाजी ने किया, जिस कारण औरंगजेब जयसिंह से नाराज हो गए। मतलब जयसिंह भी असफल रहे दक्षिण भारत में। कुल मिलाकर के हम ये बात आपको बोलना चाह रहे थे। जयसिंह के बाद आपको मुअज्जम के नेतृत्व में, मुअज्जम के बाद बहादुर खां के नेतृत्व में, बहादुर खां के बाद शाह आलम के नेतृत्व में, बहादुर खां के बाद शाह आलम के नेतृत्व में, और शाह आलम के बाद स्वयं औरंगजेब ने दक्षिण भारत का अभियान किया, स्वयं औरंगजेब ने दक्षिण भारत का अभियान किया। तो औरंगजेब जो दक्षिण भारतीय अभियान पर गए थे, मतलब विशेष तौर पर गोदावरी नदी से दक्षिण, गोदावरी नदी से दक्षिण के क्षेत्र को जीतने की चेष्टा जो औरंगजेब कर रहे थे, उस क्रम में औरंगजेब ने सबसे पहले शाइस्ता खां को भेजा, उसे हार हाथ लगी। फिर जयसिंह को भेजा, उसे भी हार हाथ लगी। फिर मुअज्जम को भेजा, उसे भी हार हाथ लगी। फिर बहादुर खां को भेजा, उसे भी हार हाथ लगी। और फिर शाह आलम को। और इसके बाद जब इन सभी लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, तब स्वयं औरंगजेब ने दक्षिण भारत का अभियान किया। और औरंगजेब ने स्वयं दक्षिण भारत का अभियान करके मुगल साम्राज्य का झंडा कृष्णा नदी तक फहराया, कृष्णा नदी तक फहराया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत के अंतर्गत जो दो प्रमुख राज्यों को जीता, बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा को जीता। बीजापुर को औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, और गोलकुंडा को जीतकर औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लिया। और ध्यान दीजिएगा, यहां तो सीधा तौर पर यह पूछा जाता है कौन से दो दक्षिण भारतीय राज्य को जीतकर औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिलाया, तो उत्तर बीजापुर और गोलकुंडा। लेकिन यह भी बात ध्यान रखिए कि ईस्वी भी आपसे पूछा जाता है, तो आप ईस्वी भी याद रखिएगा, समझ गए, आप ईस्वी भी याद रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा, पीछे में जो दो बेंच है एकदम शरीर तान रहे हैं पूरा, उसमें एगो दूगो सब न है, लेकिन एगो दूगो अवशिष्ट पदार्थ है।
समझ गए। और एगो दूगो जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, आप ही के बगल में कैमरा लगा हुआ, आप चिंता मत कीजिए, देख लीजिए ऊपर। अब वॉइस भी रिकॉर्ड होता है कैमरा में, तो जो अवशिष्ट पदार्थ है वो समझ गए होंगे, और जो गलती कर रहे होंगे वो समझ गए होंगे। समझे? कैमरा में वॉइस भी रिकॉर्ड होता है, ध्यान में रखिएगा। और मेरे मोबाइल में वो कैमरा जो है हाँ। तो अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं तो सचेत हो जाइए, समझ गए? है कि हमको सूचना मिला है पिछला 2 बेंच के विषय में कि आप लोग जो है कुछ गलत करते हैं। अरे कोई भी काम करने से पहले जो है ना 1 मिनट रुकिए, सोचिए हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है या सही है, समझ गए? आपका आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेगा, आपका दिमाग झूठ बोल सकता है लेकिन आपका आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेगा। और हमेशा आत्मा की सुनिए। आत्मा अगर कहता है ये गलत है, काम नहीं कीजिए, आत्मा कहता है सही है, जरूर कीजिए। बाद बाकी इंसान को इशारा का। आगे आइए। अब देखिए औरंगजेब का तो ये दक्षिण भारतीय अभियान रहा। औरंगजेब को अगर हम देखें तो जो आपको औरंगजेब है, और एक कमेंट आ रहा था जब क्लास लेना ही शुरू किए थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास सुधार करवा के दीजिए, सुधार करवा करके दिया हुआ है। अब एक आध वो गलती रह गया है जिस पे आपको डाउट है, वो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, बाद बाकी आप याद कीजिए। अब एक आध वो गलती रहने के कारण जो है पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद नहीं कीजिएगा, ये तो सही नहीं है। अब एक आध गो ह्यूमन एरर, ह्यूमन मिस्टेक रह गया है, बी का सी, ए का बी हो गया है, एक आध गो में है, ठीक है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। कौन ऐसा बुक है जिसमें एक आध गो एरर नहीं रहता है? ठीक है, हर बुक में रहता है। तो एक आध गो जो है रह गया है, तब उसके चक्कर में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव आप याद करना नहीं छोड़ दीजिएगा। तो जो ऑनलाइन लोग कमेंट कर रहे थे सुधार करवा करके दीजिए, सुधार करवा करके ही दिए हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको आप छोड़ दीजिए, समझिए, बाद बाकी सब सही है। जिसमें आपको डाउट है आप छोड़ दीजिए, बाद में हमसे पूछ लीजिएगा। अब आइएगा आगे। औरंगजेब को अगर हम देखें तो जो औरंगजेब है उनकी जो नीतियां थी, उनकी नीतियां क्या थी, उनकी नीतियां किस पर काम करती थी? तो औरंगजेब थोड़ा कट्टर मुसलमान था और औरंगजेब ने अपने शासन का आधार कुरान को बना रखा था। कुरान को अपने शासन का आधार बना रखा था। अब अभी मोदी जी का शासन है और मोदी जी भारत के संविधान को छोड़कर रामायण महाभारत गीता को अपने शासन का आधार बना ले, तो जो कट्टर हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो तो कहेंगे एकदम बहुत बढ़िया। लेकिन मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी ये लोग तो विरोध करेंगे और कुछ हिंदू भी विरोध करेंगे। तो आप स्वयं यहां पर सोच करके देखिए। और भारत आज ही नहीं, प्राचीन काल से भारत सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आया है और भारत सभी धर्मों को लेकर आगे बढ़ा है। तो अगर मोदी जी ऐसा करेंगे तो क्या भारत में हिंसा उठ खड़ा होगी या नहीं होगी? कॉमन सेंस के आधार पर बताइए, हां या ना? होगी। जैसे आप देख लीजिए ना, मोदी जी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाए हैं, उससे तो भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय मुसलमान उसके खिलाफ में जाकर विद्रोह किए कि नहीं किए? एकदम किए। जबकि उस एक्ट से भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यह सत्य है। अब विपक्षी कांग्रेस कहेगा भारतीय मुसलमान से भी उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन ऐसी बात सीएए में नहीं है, समझ गए? तो विपक्ष तो अपना पक्ष मजबूत करेगा ही, झूठ का प्रोपेगेंडा फैला करके, वो अलग बात है। तो अब जब औरंगजेब का समय था, मुसलमान भी थे भारत में, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, ईसाई भी थे, और औरंगजेब ने अपने शासन का आधार कुरान को बना लिया। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार कुरान को बना लिया और औरंगजेब ने अपना लक्ष्य भारत को
इस्लामी राष्ट्र बनाने का बना लिया, इस्लामी राष्ट्र बनाने का बना लिया। और औरंगजेब ने जो भारत को अपना लक्ष्य इस्लामी राष्ट्र बनाने का बना लिया, अर्थात दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम। तो औरंगजेब ने जो अपना लक्ष्य भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का किया, इसी को दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम की स्थापना कही जाती है, दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम की स्थापना कही जाती है। तो अब आप स्वयं इमेजिन करके देखिए कि क्या विद्रोह उठ खड़ा हुआ होगा या नहीं उठ खड़ा हुआ होगा? है एकदम विद्रोह उठ खड़ा हुआ। हर वर्ग के लोगों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो औरंगजेब के समय विद्रोह उठ खड़ा हुआ और कई सारे विद्रोह औरंगजेब के समय हुए, कई सारे विद्रोह औरंगजेब के समय हुए। विशेष तौर पर औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, औरंगजेब की जो प्रशासनिक नीति थी, औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी, औरंगजेब की इन नीतियों से उस समय की आम जनता इत्तेफाक नहीं रखा करती थी, जिस कारण उस समय की जनता अपने अपने नेता के नेतृत्व में आकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। और देखिए कि औरंगजेब भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन औरंगजेब के सेना में सबसे ज्यादा सेनापति हिंदू, सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति, और उस हिंदू सेनापति के ही मदद से ही औरंगजेब भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहता था। और अकबर से लेकर औरंगजेब तक जो बादशाह हुए, इन बादशाहों को भारत में अपनी बादशाहत कायम करने में जिस वर्ग के लोगों ने सबसे ज्यादा मदद किया वो राजपूत वर्ग के लोग थे, राजपूत वर्ग के लोग थे। अगर मुगल इतना शक्तिशाली बन पाया तो राजपूतों के मदद के कारण ही मुगल इतना ज्यादा शक्तिशाली बन पाया। अगर राजपूत मुगलों को मदद नहीं करता तो फिर मुगल भारत में इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाता। लेकिन ध्यान रहे कि राजपूत भी ऐसा थोड़ी था कि अपने मन से मदद किया। राजपूत शासकों के पास ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि देखिए, भारत के छोटे छोटे राज्य के जो राजपूत शासक थे, अगर वो एक हो जाते तो फिर मुगल का नामो निशान नहीं रहता। लेकिन भारत के राजपूत शासक एक हो ही नहीं रहते, आपस में ही लड़ रहे थे। भारत के सभी राजपूत शासक आपस में लड़ रहे थे, आपस में सभी के बीच द्वेष की भावना थी और सब एक दूसरे का पैर खींचने में रहता था। उसी का फायदा मुगल उठाया है। अगर उस समय के राजपूत शासक एक दूसरे को मदद करते और सब एक हो जाते, और अगर उस समय कौटिल्य होता, जैसे सिकंदर आक्रमण किया था तो कौटिल्य था ना, और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पूरे भारत को एक किया। अगर इस समय कौटिल्य जैसा ही कोई नीति निर्माता होता तो फिर भारत में मुगलों का शासन नहीं रह पाता। लेकिन संयोग देखिए कि इस समय कोई कौटिल्य जैसा था ही नहीं कि जो सभी राजपूत शासकों को एक कर सके। तो औरंगजेब की नीतियों के कारण औरंगजेब के समय कई सारे विद्रोह हुए। तो औरंगजेब की नीतियों के कारण जो औरंगजेब के समय कई सारे विद्रोह हुए, उन विद्रोहों में एक आपको जाट विद्रोह है, जाट विद्रोह है। दूसरा आपको बुंदेला राजपूतों का विद्रोह है। तीसरा आपको सतनामी विद्रोह है। चौथा आपको मराठा विद्रोह है। पांचवा आपको सिख विद्रोह है। छठा आपको राजपूत विद्रोह है। राजपूत में ही मारवाड़ के विषय में जानेंगे यहां पर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम विद्रोह है, जाट विद्रोह, बुंदेला राजपूत विद्रोह, सतनामी विद्रोह, मराठा विद्रोह, सिख विद्रोह, राजपूत विद्रोह, मतलब जो औरंगजेब का समय था विद्रोह से भरा पड़ा था। जैसे आप दिल्ली सल्तनत को याद कीजिए, जब आप
दिल्ली सल्तनत को याद करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ और सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुआ। उसी प्रकार से मुगल बादशाहों में औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य सबसे ज्यादा एरिया पर शासन कर रहा था, भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र पर शासन कर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा विद्रोह भी औरंगजेब के समय ही हुआ था। सबसे ज्यादा विद्रोह भी औरंगजेब के समय ही हुआ था। तो अब इसमें जो जाट विद्रोह है, जाट विद्रोह सबसे पहले गोकुल जाट के नेतृत्व में हुआ था। जो जाट विद्रोह है, प्रथम जाट विद्रोह गोकुल जाट के नेतृत्व में हुआ था। गोकुल जाट नाम था, जाट नेता था, गोकुल जाट नामक जाट नेता के नेतृत्व में जाट विद्रोह हुआ, लेकिन औरंगजेब ने इसको दबा दिया। फिर दूसरा जाट विद्रोह राजा राम के नेतृत्व में हुआ। दूसरा जाट विद्रोह किसके नेतृत्व में? राजा राम के नेतृत्व में हुआ। राजा राम ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह के दौरान अकबर के मकबरा को क्षति पहुंचाई। अकबर का मकबरा है कहां? सिकंदरा, बैठ जाइए। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा था उसको राजा राम ने खोदा। इतिहासकार मनुची के अनुसार, इतिहासकार मनुची ऐसा लिखते हैं कि राजा राम अपने विद्रोह के दौरान अकबर के मकबरा गए और उसको खोद करके अकबर का हड्डी निकाला और उस हड्डी को आग में जलाया। तो राजा राम नामक जाट नेता ने ही अकबर के मकबरा को क्षति पहुंचाया और अकबर की हड्डी को बाहर निकाल करके उसको आग में जलाया। राजा राम के विद्रोह को भी औरंगजेब ने दबा दिया। मुगलों से लड़ता हुआ ही राजा राम 1688 ईस्वी में मारे गए। गोकुल भी मारा गया, गोकुल जाट भी मारा गया। फिर जो तीसरा जाट विद्रोह है, यह आपको राजा राम के भतीजा, राजा राम का भतीजा था, उसका नाम था चूड़ामन। राजा राम का भतीजा था, उसका नाम था चूड़ामन के नेतृत्व में तीसरा जाट विद्रोह हुआ। लेकिन तीसरे जाट विद्रोह को औरंगजेब नहीं दबा सका, क्योंकि इस समय औरंगजेब स्वयं दक्षिण भारत के अभियान पर थे। दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, जिस वजह से तीसरे जाट विद्रोह को दबा नहीं पाए। और फिर जाट नेताओं ने बदन सिंह और सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना बदन सिंह और सूरजमल के नेतृत्व में हुआ। याद रखिएगा इसको। इसके बाद बुंदेला राजपूत। देखिए, जो बुंदेला राजपूत था, यह शुरुआती दौर में मुगलों का सहयोगी था, लेकिन मुगलों से इन्हें सम्मान नहीं मिलने लगा था, जिस वजह से ये लोग विद्रोह करने लगे थे। और बुंदेला राजपूत का विद्रोह आप याद कीजिए, शाहजहां के समय में भी हुआ था, लेकिन शाहजहां ने उसे दबा दिया। आपको औरंगजेब जब बादशाह बना, तो औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद भी बुंदेला राजपूतों का विद्रोह हुआ। और औरंगजेब के समय बुंदेला राजपूतों का विद्रोह पहली बार 1661 में हुआ था। और 1661 में बुंदेला राजपूत का विद्रोह चंपत राय बुंदेला के नेतृत्व में हुआ। चंपत राय बुंदेला के नेतृत्व में हुआ। बाद में जाकर चंपत राय बुंदेला के विद्रोह को औरंगजेब ने दबा दिया। चंपत राय बुंदेला के बाद बुंदेला राजपूत वंश के अगले शासक छत्रसाल बना था, जो कि चंपत राय बुंदेला का पुत्र था। छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। छत्रसाल के विद्रोह को औरंगजेब दबा नहीं सका और औरंगजेब छत्रसाल के साथ समझौता किया। छत्रसाल के साथ समझौता करना पड़ा था औरंगजेब को। लेकिन 1707 में औरंगजेब के निधन होने के बाद छत्रसाल ने अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिया। और ध्यान रहे कि बुंदेला राजपूतों का जो सबसे सशक्त और मजबूत विद्रोह हुआ है, प्रभावशाली विद्रोह हुआ है, वह औरंगजेब के समय छत्रसाल के नेतृत्व में। यह बात याद रखिएगा। बुंदेला राजपूतों का जो सबसे सशक्त और प्रभावशाली विद्रोह हुआ है, वह आपको औरंगजेब के समय छत्रसाल के नेतृत्व में हुआ है। जिसको औरंगजेब दबा पाने में असफल रहा था। इसके बाद सतनामी विद्रोह।
देखिए सतनामी जो है ना, कृषक समुदाय, कृषक, कृषक मतलब किसान, खेती करने वाले लोगों को सतनामी कहा जाता था। 1672 में मुगल सैनिक और सतनामी कृषक समुदाय के बीच झड़प हुआ और उस झड़प के बाद ही सतनामी विद्रोह हुए। तो सतनामी विद्रोह एक कृषक विद्रोह था जो 1672 ईस्वी में हुए, इसे औरंगजेब ने दबा दिया था। फिर मराठा विद्रोह। जो औरंगजेब है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण ही मराठों का उदय हुआ था, शिवाजी का उदय हुआ था, शिवाजी का उदय हुआ था। औरंगजेब ने जो भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का झंडा उठा रखा था, उसी झंडा को नीचा करने के लिए शिवाजी पैदा हुए। और शिवाजी जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक और मराठा साम्राज्य के सृजनकर्ता थे, शिवाजी ने औरंगजेब को कड़ी चुनौती दी, औरंगजेब के नाक में दम कर रखा था। और ध्यान रहे कि अगर शिवाजी औरंगजेब को परेशान नहीं करता तो औरंगजेब अपनी ताकत इतनी अधिक बढ़ा रखी थी कि कृष्णा नदी नहीं बल्कि कन्याकुमारी तक औरंगजेब की जाने की इच्छा थी। कन्याकुमारी तक औरंगजेब ने अपने साम्राज्य विस्तार की योजना बना रखी थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब दक्षिण भारत आगे बढ़ता था, शिवाजी आक्रमण करके मुगल साम्राज्य के किसी क्षेत्र को जीतकर मिला लेता था। अरे पहले तो जहां पर मराठों ने शासन किया है वो तो पहले मुगलों के अधीन हुआ करता था। मुगलों के अधीन के क्षेत्र को ही शिवाजी ने जीतकर वहां पर शासन किया। और शिवाजी जो है जमींदार था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जमींदार को देशमुख कहा जाता था। देशमुख, एक सर देशमुखी नामक कर की चर्चा आएगी, वहां पर हम आपको समझाएंगे। महाराष्ट्र का एक जमींदार था शिवाजी और उनके पिता, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जमींदार को देशमुख कहा जाता था, देशमुख। तो शिवाजी औरंगजेब के जीवन में एक रोरा बनकर उत्पन्न हुआ। और औरंगजेब को अगर किसी ने सबसे ज्यादा परेशान किया है तो वो शिवाजी है, शिवाजी है। और औरंगजेब के चिंता का कारण शिवाजी है। औरंगजेब कृष्णा नदी तक ही रुक गए, इसका भी कारण शिवाजी है, नहीं तो औरंगजेब कन्याकुमारी तक चला जाता। मराठा विद्रोह। मराठों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह शिवाजी के नेतृत्व में किया, क्योंकि औरंगजेब भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहता था, इसलिए विद्रोह किया। कालांतर में जाकर 1680 में शिवाजी का निधन हुआ। शिवाजी के निधन होने के बाद औरंगजेब ने शक्ति या बल का प्रयोग कर मराठों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मराठा दबाए नहीं जा सके। औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र राजा राम को मौत के घाट उतार दिया। जो संभाजी और राजा राम है वो मराठा छत्रपति हुआ करते थे। शिवाजी के निधन होने के बाद संभाजी, संभाजी के बाद राजा राम, संभाजी और राजा राम दोनों को मौत के घाट मुगल शाही सेना ने उतार दिया था। इसके बाद सिख विद्रोह है। सिख विद्रोह होने का कारण क्या था? तो सिख विद्रोह होने का कारण यह था कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म में टोटल 10 धर्म गुरु हुए। सिख धर्म में टोटल 10 धर्म गुरु हुए। ठीक है, 10 धर्म गुरु हुए। 10, 1 पर 0 10, 1 पर 0 10। ठीक है, 10 धर्म गुरु हुए। और उसमें जो 9वें धर्म गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब ने अपने दरबार में गुरु तेग बहादुर को बुलाया और कहा कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए। लेकिन तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस वजह से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कर दी, जिस वजह से सिखों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो औरंगजेब के समय सिख विद्रोह होने का कारण औरंगजेब के द्वारा सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की जानी है। गुरु तेग बहादुर की हत्या की जानी है। और फिर आपको गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के साथ हमेशा युद्ध लड़ा। भले गुरु गोविंद सिंह की हार हो रही थी, लेकिन हर संभव मुगलों को पराजित करने का प्रयास गुरु गोविंद सिंह ने किया और अंतिम में जाकर के पराजित कर ही दिए थे मुगलों को। और औरंगजेब के निधन होने के बाद जो है मुगल और सिखों के बीच संबंध फिर से ठीक हो गया था। देखिए, मुगल और सिख के बीच संबंध काफी बेहतर था। जहांगीर के शासनकाल से संबंध खराब हुआ।
औरंगजेब के समय तक संबंध खराब रहा, फिर बहादुर शाह प्रथम के समय संबंध बेहतर बन गया था। संबंध बेहतर बन गया था तो मुगल और सिखों के बीच संबंध में मिठास खटास दोनों का दौर चलता रहा, कभी बेहतर संबंध तो कभी खराब संबंध। जैसे आप ही का अगर कोई दोस्त होगा, उसके साथ कभी अच्छा संबंध होता होगा, कभी बुरा संबंध हो जाता होगा, किसी भी बात को लेकर के, समझ गए। तो वही चीज है। और आप सोइए नहीं महाराज, कहां रहते हैं रात को, ठीक है। टोपी, टोपी के बगल में टकला, टकला के बगल में हाँ आप ही को बोल रहे हैं। पहले तो बेचारा चश्मा पहन के सो रहा था, तो उसको लग गया होगा हम देख लिए हैं, तब चश्मा खोल के सो रहा है। अरे हमसे आप नहीं बच सकते, हम पटना में ही रहते हैं, समझे। पटना में आप हमसे नहीं बच सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, समझ गए। और ऐसे तो हम बहुत कम बाहर निकलते हैं, रूम से कोचिंग, कोचिंग से रूम, लेकिन हमारा स्पाई बहुत जगह है, समझे। हम बहुत कम बाहर निकलते हैं। और इस क्लास के ही किसी लड़की को हम एक बार देखे थे गांधी मैदान में, और हाल फिलहाल में हम देखे थे, और कोई साथ में था भी, और मुंह में जो है वो क्या होता है, स्कार्फ होता है, मास्क नहीं, अब तो क्या क्या होता है, अब स्कार्फ कहिए, ठीक है, बांधी हुई थी। उसको लगा होगा कि हम नहीं पहचाने होंगे, क्या बात करते हैं। हमारा विद्यार्थी हमको कहीं नजर आ जाए, वो मुंह ढक ले, कोई कपड़ा पहन ले, हम अपने विद्यार्थी को पहचान जाएंगे, अगर आप हमारे पास पढ़े हैं तो, समझे। लड़का और लड़की सबसे यही कहेंगे, किताब से प्यार करने का उम्र है, फालतू बहकावे में नहीं आइए, किताब से जितना दिल लगी करना है कीजिए, और एक बार सफल हो जाइए ना, उसके बाद जो करना होगा आप कीजिएगा ना, कोई कहने जाएगा, कोई नहीं कहने जाएगा। और यही सब चीज आपके जीवन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न करता है, और आप जो है भटक जाते हैं, फिर रिजल्ट और नहीं होने लगता है, बाद में आकर के मेरे सामने रोते हैं, रिजल्ट नहीं हुआ, गार्जियन बुला रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, समझ गए। तो रिजल्ट नहीं होने का सबसे बड़ा कारण आप स्वयं हैं, और रिजल्ट होने का भी सबसे बड़ा कारण आप स्वयं हैं। दोनों चीज का सबसे बड़ा कारण आप स्वयं हैं, समझ गए। तो पढ़िए महाराज, मत घूमिए। चलिए अब आगे आइए, हम काय के लिए मिलेंगे। हम जहां भी जाते हैं अकेले जाते हैं, समझे। सिर्फ अगर खाना खाने जाते हैं तो किसी को साथ लेके जाते हैं, अब बाद बाकी अकेले हम घूमते भी अकेले हैं। चलिए पटना खोले, उसका तो बहुत फोन मैसेज आ रहा, लेकिन उसको हम जवाब नहीं दे रहे हैं, समझे। चलिए अब सुनिए, अब यहां आइए महाराज, हल्ला मत कीजिए। देखिए ये सब बात कितना याद रहता है, कितना 1 सप्ताह 10 दिन पहले ने बोले होंगे, अब 2 दिन पहला पढ़ाया हुआ पूछेंगे तो नानी याद आ जाएगा। पटना कॉलेज, नानी कॉलेज हम याद करवा देंगे। चलिए अब आगे है आपको राजपूत विद्रोह। एक राजपूत राज्य हुआ करता था, उसका नाम था मारवाड़। एक राजपूत राज्य हुआ करता था, उसका नाम था मारवाड़। मारवाड़ औरंगजेब के शासन के समय, ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब के शासन के समय जो है, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह का 1678 ईस्वी में निधन हो गया। जसवंत सिंह का 1678 ईस्वी में निधन हो गया। और जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह था, बच्चा था, वो बच्चा था, काफी कम उम्र था, जिस वजह से मारवाड़ का कोई आधिकारिक उत्तराधिकारी नहीं था। मारवाड़ नामक राजपूत राज्य के कोई आधिकारिक उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण औरंगजेब ने मारवाड़ को लेकर यह घोषणा करी कि मारवाड़ का विलय मुगल साम्राज्य में किया जा रहा है। तो मारवाड़ का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया। मारवाड़ राजपूत राज्य के दरबार के ही एक व्यक्ति थे, दुर्गादास। दुर्गादास ने जसवंत सिंह की विधवा पत्नी और अल्पवयस्क पुत्र को बहकाया और कहा कि आप विद्रोह कीजिए। और दुर्गादास के बहकावे में आकर जसवंत सिंह की विधवा पत्नी और अल्पवयस्क पुत्र ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी को
औरंगजेब के खिलाफ मारवारों का विद्रोह कहा जाता है। और जब यह विद्रोह हुआ, मुगल शाही सेना इस विद्रोह को दबाने के लिए 1679 ईस्वी में गई और 1679 ईस्वी में मुगल शाही सेना ने इस विद्रोह को आसानी से दबा दी और मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और मारवाड़ राज दरबार से जुड़े हुए जो व्यक्ति दुर्गादास थे, दुर्गादास के बहकावे में औरंगजेब का पुत्र आया था। औरंगजेब के एक पुत्र का नाम था अकबर। औरंगजेब के एक पुत्र का नाम था अकबर। एगो हुमायूं का बेटा अकबर और एगो औरंगजेब का बेटा अकबर। तो औरंगजेब का जो पुत्र अकबर था, दुर्गादास के बहकावे में आकर औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये जो तमाम विद्रोह है, ये तमाम विद्रोह आपको औरंगजेब, ये तमाम विद्रोह जो है आपको औरंगजेब के समय हुए थे, समझ गए। तो औरंगजेब के समय जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं, उस विद्रोह के विषय में हमने आपको बताया है। बस यही विद्रोह, और कुछ नहीं ना है? नहीं, ये प्रमुख विद्रोह औरंगजेब के समय हुए हैं। अब देखिएगा, औरंगजेब इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य विस्तार और अपने शासनकाल में हुए विद्रोह को लेकर याद किए जाते हैं। शासन प्रशासन करते हुए अंततः 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुलदाबाद में उन्हें दफना दिया गया। अर्थात औरंगजेब का मकबरा जो है आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। औरंगजेब को लेकर और भी कुछ बातें, जैसे औरंगजेब कि जब धार्मिक नीति को विस्तार पूर्वक आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि औरंगजेब ने मुगल राज दरबार में हिंदू रीति रिवाजों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे मुगल दरबार में आपको तुलादान की प्रथा का प्रचलन था। बादशाह टीका लगाया करते थे, चंदन टीका लगाया करते थे, इस प्रथा का प्रचलन था। यह हिंदू शासकों के बीच प्रचलित प्रथा थी। तो इन प्रथाओं के ऊपर जो है प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया। झरोखा दर्शन के ऊपर प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से शुरू किया। औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर फिर से शुरू किया। तो ये तमाम प्रकार के काम जो है आपको औरंगजेब के द्वारा किए गए। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक हो गया है। अब मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि सबसे पहले जो है हम लोग मुगल शासक को देख रहे हैं, तो आगे भी मुगल शासक को ही पहले देख लेंगे। मतलब औरंगजेब तक अगर हम लोग देख लिए हैं, तो अब हम लोग उत्तरकालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय तक को देख लेंगे। यानी पूरे मुगल बादशाह एक साथ हो जाएंगे। और उसके बाद मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखिएगा तो 3 से 4 क्लास और लगेगा। 3 से 4 क्लास, मतलब अगले वीक में मुगल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगले वीक में मुगल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ, तो एक बार जो है आप औरंगजेब पढ़ लीजिएगा। आइए लेकिन मेरे साथ याद कीजिए, सब चीज छोड़िए, मेरे साथ आइए याद कीजिए। चलिए, शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना है? कौन ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार कर? किसने? औरंगजेब ने करवाया है। आलमगीर के उपनाम से किसे जाना? जिंदा पीर के उपनाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब बादशाह बनने से पहले कहां के सूबेदार? दक्कन। कहां के सूबेदार? औरंगजेब बादशाह बनने से पहले कहां के सूबेदार? कहां के सूबेदार थे? दक्कन के सूबेदार थे। और इसके बाद आगे बताइएगा कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ है? 1600। और औरंगजेब ने अपना लक्ष्य क्या बनना रखा था? भारत को इस्लामी राष्ट्र, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में था। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार किस पुस्तक को बनाया था? और इसके बाद औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम? दिल्लासो बानो। औरंगजेब की पत्नी कौन थी? इसे इतिहास में और किस नाम से? औरंगजेब ने अपनी बीबी के याद में मकबरा बसाया, जिसे क्या कहा जाता है? बीबी का दक्कनी ताज किसे कहा जाता है? ताजमहल का फुहर या नकल? रबिया उद्दौरानी का मकबरा किसे कहा? और इसका मुख्य वास्तुकार कौन? मुख्य वास्तुकार अताउल्लाह। जिस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में अपने साम्राज्य विस्तार और विद्रोह को लेकर याद किए जाते हैं, उसे मुगल काल में अपने साम्राज्य विस्तार और विद्रोह को लेकर किसे याद किया जाता है?
और इसके बाद औरंगजेब ने दक्षिण भारत का अभियान सबसे पहले किसके उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक बार फिर से औरंगजेब सबसे पहले दक्षिण भारत का अभियान किसके उसके बाद औरंगजेब ने दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन कौन राज्य को जीता? बीजापुर और बीजापुर को कब जीता? बीजापुर को कब जीता? गोलकुंडा को कब जीता? 1600। और इसके बाद कृष्णा नदी तक मुगल साम्राज्य का पटाखा किसने लहराया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुआ था। प्रथम जाट विद्रोह किसके ने? इसको दबा दिया गया था। हाँ। द्वितीय जाट विद्रोह इसको दबा दिया गया था। हाँ। तृतीय जाट विद्रोह क्या इसको दबाया गया? नहीं ना। भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना बदन सिंह और अकबर के मकबरा को किसने क्षति पहुंचाई? किसने? कौन इतिहासकार इस बात का जिक्र करता? मनुची। कौन इतिहासकार? बुंदेला राजपूत का विद्रोह हुआ था पहली बार किसके नेतृत्व? चंपत राय। कब हुआ? सबसे शक्तिशाली बुंदेला राजपूत का विद्रोह किसके नेतृत्व? छत्र किसके नेतृत्व में? और किस बादशाह के शासनकाल? औरंगजेब ना। सतनामी किस समुदाय का विद्रोह? यह विद्रोह कब हुआ? मराठा विद्रोह हुआ था। चलिए, औरंगजेब के समय सिख विद्रोह होने का कारण क्या था? क्योंकि औरंगजेब ने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या की। औरंगजेब के समय हुए सिख विद्रोह का कारण क्या था? औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या। और इसके बाद जो है राजपूत राज्यों में किसने विद्रोह किया था? किसने? मारवाड़ के शासक कौन थे? और मारवाड़ में विद्रोह कब हुआ? और किसके बहकावे में आकर औरंगजेब के पुत्र ने विद्रोह किया? औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह किया? किसने? आगे बताइएगा। जजिया कर फिर से शुरू किसने किया? तीर्थ यात्रा कर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किसने दिया? किसने? औरंगजेब ने। और तुलादान प्रथा को समाप्त किसने किया? टीका लगाने की प्रथा को समाप्त किसने? औरंगजेब किया है ना। औरंगजेब का निधन कब हुआ? 1700। औरंगजेब को कहां दफनाया गया? महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुलदाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के उसे आज क्या कहा जाता है? रोजा। क्या कहा जाता है? बात क्लियर है? चलिए, विद्रोह करने का मुख्य कारण क्या है सर? विद्रोह करने का कारण नहीं बताए हैं। बताइए, सबसे पहले तो वही ना बताए। मोदी जी का जो एग्जांपल दे रहे तो सब क्या कर रहे थे? हम बताइए, ऑनलाइन में कमेंट कर रहा है विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। अब फिर से हमको पूरा बताना होगा। क्लास जाकर के फिर से पूरा कीजिए, विद्रोह करने का कारण पता चल जाएगा। चलिए, उम्र क्या सब था? कृषि और जल्दी कीजिए। 185 से 197। अगला होमवर्क है, सुनिए। खाद्यान्न फसल, नगदी फसल 15 और 16। अगला होमवर्क है 15 और 16। कृषि और हरित क्रांति। जवाब दीजिए तो फटाफट, सम्मिलित रूप से ही जवाब दीजिए। चलिए आइए, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? एमएस। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र 20 कितना है? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? 1900। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जीवी पंत। जीवी। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक? बोरा में। अच्छा, आगे बताइएगा। पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन में सबसे संपन्न उत्तर एगमार्क की क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर। देखिए ये सबको देखिए कैसे धड़फड़ा रहा है। देखिए, बाहर नहीं निकलने दीजिए सबको। अरे नहीं निकलने दीजिए, एकदम नहीं, बाहर नहीं निकलने दीजिए। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से। हरित क्रांति 20वीं सदी के किस दशक में आया? 7वें दशक। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। स्वामी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कौन देश से संयुक्त राज्य? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा? मैक्सिकन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित? काली क्रांति, नीली क्रांति। और क्या था? कुछ नहीं था। और हाँ सुनिए, देखिए सुनिए, हमको जो है रविवार को एक शादी में जाना है, समझे? संस्थान क्या है? सुनिए ना महाराज, अजीब बात। संस्थान की ही एक लड़की है, उसी का शादी है बेगूसराय में। हाँ, तो वहां पर हमको जाना है रविवार को। तो रविवार को शादी है, समझ गए? और जब हम कोचिंग शुरू किए थे, जब हम इस लाइन में आए थे, तो उस टाइम की छात्रा है। आपको 1717 में उसका सिलेक्शन हुआ था और स्वयं तो एसआई के पोस्ट पे है। उसका जो लड़का है कस्टम इंस्पेक्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कस्टम इंस्पेक्टर है, उसी का शादी है।
और लगभग हमको लगता है उसके साथ जो है थोड़ा सा पारिवारिक संबंध भी है, तो इसलिए थोड़ा जाना जो है ना बनता है। और फिर रविवार को भी है, तो उस रोज कोई बहाना भी नहीं बनाया जा सकता है कि क्लास है, समझे। तो इसलिए रविवार को जो है हम जाएंगे, सोमवार सुबह तक तो आ ही जाएंगे। तो सोमवार को हो सकता है क्लास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दे कि सोमवार को जो है आप लोगों के लिए टेस्ट आयोजित करवा रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट आयोजित करवा देंगे और क्लास टेस्ट आयोजित करवाएंगे, फुल लेंथ नहीं, फुल लेंथ तो शनिवार को हो जाएगा। जो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाए हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी खत्म होने वाला है, यानी उसमें जो क्वेश्चन रहेगा ना, पॉलिटी जहां तक पढ़ाए हैं, बायोलॉजी जहां तक पढ़ाया गया है, हिस्ट्री जहां तक पढ़ाया गया है, इकोनॉमी जहां तक पढ़ाया गया है, 3 चैप्टर, ठीक है। तो टोटल कितना सब्जेक्ट हो गया? 4। हाँ, तो यही 4 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन रहेगा। सब लोग को टेस्ट में आना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएंगे, हम रहे या ना रहे, समझ गए। और उसके अगले क्लास में हम इलाज करेंगे, समझ गए। और ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर में क्लासरूम लिए हैं, सबसे ऊपर में, और वो क्लासरूम जो है यहां से लेकर वहां तक है, समझ गए। एक साथ उसमें लगभग 1200 प्लस बच्चा बैठ सकता है, समझ गए। तो उस क्लासरूम लेने का एकमात्र उद्देश्य था आप लोगों का सेट मरवाना, सेट 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 सेट, यानी उसका डिस्कशन नहीं देंगे, हम यहीं पे बोल रहे हैं, उसका डिस्कशन नहीं देंगे। हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं, पहले भी इस बात की चर्चा किए हैं कि जो है डेली एक सेट, जैसे क्लास आप आते हैं ना 10:30 बजे आपका क्लास होता है ना, तो उसमें 9 से 10 के बीच में जो है सेट मरवाएंगे, 9 से 10 100 क्वेश्चन पर डे, 100 क्वेश्चन पर डे। और उसका जो है कुछ फी रखा जाएगा, ताली मत बजाइए, उसका कुछ फी रखा जाएगा, समझे। देखिए ये जो डेली सॉरी क्लास टेस्ट होता है और सप्ताह में एक फुल लेंथ टेस्ट होता है, उसका तो हम कोई फी नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो उसमें कुछ फी रख, बहुत न्यूनतम फी होगा, बहुत न्यूनतम, मतलब मैनेजमेंट में जो खर्च होगा उतना ही लेंगे, समझे। 100 रुपया से ज्यादा नहीं रहेगा। और एक माह तक, एक माह में 100 रुपया, समझ गए। यानी 20 टेस्ट का 100 रुपया आपसे लेंगे और वही 5 रुपया, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, समझे। तो जो है आपको, जैसे आप क्लास आइएगा ना, क्लास आने से ठीक पहले 9 से 10 में टेस्ट मराएगा, ऊपर वाले क्लासरूम में, यहां से वहां तक है, आप ही के बैच, फिर सामने जो बैच होगा उस बैच से पहले मरवाएंगे, सबको टेस्ट मरवाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास जो हमसे मिलने के लिए बहुत सारे छात्र आए हैं सफल होने के बाद, तो उससे तो हम पर्सनली भी बात किए, आप लोग के सामने भी बात किए। तो एक लड़का पॉलिटी का क्लास हो रहा था, जो टॉप 9 नंबर रैंक था, आप उसका स्टेटमेंट याद कीजिएगा। वो ये बात बोला था कि तैयारी के दौरान 30 से 40 हजार क्वेश्चन को देखे थे, 30 से 40 हजार क्वेश्चन का सेट मारे थे। तो ये बात हमारे ध्यान में है। तो ऊपर में क्लासरूम लेने का एकमात्र उद्देश्य आपको सेट मरवाना। उस क्लासरूम में प्रयास करेंगे क्लास नहीं चलवाने का, आपसे हम सेट मरवाएंगे। यानी अभी तो वैकेंसी भी नहीं आया है, आपको जो है कम से कम वो 30-40 हजार मारा है, तो आप तो कंसेप्चुअली पढ़ भी रहे हैं, क्लास टेस्ट भी हो रहा है और इसके बाद जो है फुल लेंथ टेस्ट भी हो रहा है। तो कम से कम 20-25 हजार क्वेश्चन जो हम भी आपकी नजरों के सामने से गुजरवा देंगे, जितना हमको टाइम मिलेगा उतना, समझ गए। आप सीधा सोचिए ना, एक माह में 20 टेस्ट होगा, तो 20 टेस्ट बराबर 2000 ना, तो एक माह में 2000, एक माह में 2000, 5 माह में 10,000, 5 माह में 10,000। और जैसे आपके टेस्ट का क्वेश्चन अलग रहेगा, सामान्य टेस्ट का क्वेश्चन अलग रहेगा, तो दोनों टेस्ट का क्वेश्चन जो है ना टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, दोनों टेस्ट का क्वेश्चन टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। तो एक माह में 2000 नहीं बल्कि 4000 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 5 माह में 500 का 20,000 हो गया, एक दिन में 200 क्वेश्चन सफिशिएंट है, समझ गए। क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि डेली टेस्ट का क्वेश्चन नहीं डालते हैं, डिस्कशन नहीं डालते हैं। तो जो लिखती थी वो जो है लिखना छोड़ दिया है, तो जो है अब हम ऐसे लोग की खोज में है जो बीच में धोखा देकर के ना जाए, समझ गए, बल्कि वो कंटिन्यू करते रहे। तो ऐसा लोग हमको मिल नहीं रहा है। जैसे ही एक विश्वसनीय, ईमानदार, वफादार लोग हमको मिलेगा, उसका रेटिंग भी अच्छा होगा, बीच में छोड़ करके जाने वाला नहीं होगा, तो फिर हम आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन विद आंसर देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन आप जो जिम्मेदारी लेते हैं अपने कंधा पर, उसको निभाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हम ये तो उस बात के संदर्भ में बोल रहे हैं, लेकिन ये बात आपके ऊपर भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ये बात लागू नहीं होता है। तो आपने अपने कंधा पर यह जिम्मेदारी ली है कि हमें अपने कंधा पर 2 स्टार वाली वर्दी लगानी है, तो आप उसके लिए जिम्मेदारी पूर्वक काम कीजिए, कभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। और आपके बैच में तो पढ़ा रहे ही हैं, होमवर्क के माध्यम से जो है घटना चक्र में पॉलिटी करवा दिया, हिस्ट्री करवा दिया, ज्योग्राफी करवा रहे हैं। हिस्ट्री नहीं हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ। पॉलिटी ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री होगा, ठीक है। और हिस्ट्री के बाद जो है साइंस होगा, और साइंस के बाद एनवायरनमेंट। होमवर्क में ये 5 बुक घटना चक्र का हम आपको करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद टाइम मिलेगा तो आगे देखेंगे। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। सभी लोगों का धन्यवाद।